गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन एंड इन द लास्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है बच्चा, यहाँ पर कन्वर्जन होते हैं। किसके कन्वर्जेंस होते हैं? तो आप कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कन्वर्जन होते हैं। किसके कन्वर्जन? तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कन्वर्जेंस होते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगर आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक ऐसा सेल क्या होता है? बैटरी। सेल क्या होता है? बैटरी होता है। ठीक है, तो एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इसको हम लोग वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। ये सब इसके अलग अलग नेम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन कर दी, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्जन कर दी केमिकल एनर्जी में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब आइए आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो तो हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? डैनियल सेल इसका एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं। और ये पार्ट आता है हमारा 12th के बोर्ड में। कहाँ पर आता है? 12th के बोर्ड में आता है। ठीक है, ध्यान देखना, सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जेई, नीट, सीयूईटी, बोर्ड सब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, ये आपका कॉपर जिंक सेल का डायग्राम है। तो सभी बच्चे ध्यान देख लीजिए, कॉपर जिंक सेल का डायग्राम है। ठीक है, कॉपर जिंक सेल क्या आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। किसको बोलते हैं? जहां पर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। राइट, चलिए देखिए यहाँ पे दो कंटेनर होता है। कितने कंटेनर होते हैं? दो कंटेनर होते हैं। ये देख रहे होंगे आप, दो कंटेनर ले लेते हैं। राइट, एक में हम लोग क्या ले लेते हैं? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। दूसरे में हम लोग क्या ले लेते हैं? यहाँ पर 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, क्योंकि जिंक कॉपर सेल है तो 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। क्लियर हो गया? अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो है ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट ब्रिज, है ना? ये आपका सॉल्ट, पूरा पढ़े हो ना? ये सब सारी बातें आती होगी आपको, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये वोल्टामीटर लगा देते हैं। ये जिंक का इलेक्ट्रोड बनाते हैं जो एनोड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो कैथोड की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो एनोड टू कैथोड होता है। मतलब देखिए इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो एनोड टू कैथोड होगी आउटर सर्किट में। ठीक है, और इंटरनल सर्किट में इस तरह से। समझ में आ गया? तो आपको आउटर सर्किट पूछा जाता है कभी कभी। चलिए ये तो आपको पता ही है, आप कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और अच्छे से नोट्स बनाते जाना। बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, जेई नीट सीयूटी वाले इसके नोट्स नहीं बनाना। ठीक है, अब आ जाओ एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? तो एनोड तो जिंक का है, तो जिंक टूट के Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है? कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि रिडक्शन शो करता है, कॉपर सॉलिड बना लेगा। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोडिक हाफ सेल भी बोलते हैं, निगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं। ये सब इसके डिफरेंट नेम्स हैं। क्लियर? यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, राइट हाफ सेल बोलते हैं। ठीक है, ये सब इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अब आइए यहाँ पर फंक्शन हो जाता है सॉल्ट ब्रिज का। किसका? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज किसको बोलते हैं? ये सब हमने आपको पढ़ाया हुआ है, पर आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, दैट इज KCl।
K2SO4, NH4NO3, KNO3, NH4, कोई भी एनी वन आप यूज़ कर सकते हैं विथ अगर ये हमने आपको प्रैक्टिकल में भी करवाया था। ठीक है, अब आता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, दूसरी बात है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन मेंटेन करता है और लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल है, इधर पॉजिटिव 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 क्रिएट हो जाता है, यहाँ निगेटिव मतलब पोटेंशियल चार्ज डिफरेंस हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसी को बोलते हैं लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल। ठीक है, जो अपोज करता है सेल पोटेंशियल को। ठीक है, सेल पोटेंशियल को इंक्रीज करने नहीं देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये बात याद रखना, ये जेईई नीट में पूछा हुआ है। आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन और एनायन जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का मस्ट बी सेम। ठीक है, क्या कहता है कि यहाँ देखिए ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये इधर देखो, ये जो सॉल्ट ब्रिज में इसमें हमने ले लिया KCl। ठीक है, तो यहाँ पर जो K+ होगा Cl- होगा, तो जिस स्पीड से K+ इधर आएगा उसी स्पीड से Cl- भी इधर जाएगा, तो ये इसकी आयनिक मोबिलिटी होती है। दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि K+ तुरंत पहुँच जाएगा इधर और Cl यहीं पे ऊपर में ही होगा। अभी दोनों जिस स्पीड से जाएगा उस दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम ही होगी। ठीक है, यही बात यहाँ पर बोला गया है कि KCl विल नॉट बी यूज्ड। अच्छा, आप KCl को एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज नहीं कर सकते। KCl को एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज नहीं कर सकते जब आपका इलेक्ट्रोड सिल्वर का बना हो या थैलियम का या Pb या Hg का बना हो। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या बना लेता है? वाइट PPT बना लेता है। बाकी कोई भी KNO3 NH4NO3 कुछ भी यूज कर लीजिए। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो एनोड है, जो नेट सेल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? इस दोनों एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन को जोड़ दो तो यही मिलेगा तुम्हें, Zn+2 + CuSO4 सॉरी Cu+2 और ये Zn+2 ये Cu। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बीच में डबल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। डबल लाइन से किसको डिनोट करते हैं? सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये बीच में डिवाइडर होता है, डिवाइडर मान लो इसको सेपरेटर। अच्छा, ये क्या होता है? ये है एनोड। इधर हमेशा क्या लिखते हैं हम? एनोड लिखते हैं, याद रखिएगा। और इधर क्या लिखते हैं हम? एनोडिक सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? ध्यान से सुन लो, एनोडिक सॉल्यूशन लिखते हैं। बीच में क्या लिखते हैं? सेपरेटर। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद कैथोडिक सॉल्यूशन, उसके बाद कैथोडिक सॉल्यूशन, कैथोडिक सॉल्यूशन, उसके बाद कैथोड लास्ट में लिखते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज क्रिएट होता है, ये गैल्वेनिक सेल में जो वोल्टेज क्रिएट होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है इस इनोड सेल जो होता है 1.1 वोल्ट होता है। कॉपर जिंक सेल में कितना वोल्ट क्रिएट होता है? 1.1 वोल्ट। क्लियर हो गया? ये सब कर लोगे। अब आ जाओ यहाँ से, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद देखिए हम शुरू करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है बच्चा? नर्स्ट इक्वेशन जो होता है ये एक रिलेशन स्टेबल करता है, एक रिलेशन मतलब रिलेशनशिप देता है किसके बीच में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको किससे नोट करते हैं? ई नोट ऑफ सेल से नोट करते हैं। क्या होता है बाद में देखेंगे। उसके बाद टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन के बीच में ये क्या देता है? रिलेशन देता है। कौन? नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा डेरिवेशन है, आपने 12th पढ़ा होगा। डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NF ई सेल होता है। डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा? -NF ई नोट सेल हो जाएगा। ये होता है ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ाया गया होगा आपको, डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नोट के बीच में क्या रिलेशन है। तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q। Q क्या है यहाँ पर? Q है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट। Q क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट है। और कैसे लिखते हैं Q? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है आपका Q का वैल्यू। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या किया। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें हमने डेल्टा NG या डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद NF से क्या कर दिया? इसको हमने डिवाइड कर दिया। आप देख पा रहे होंगे ये सब। ठीक है, यहाँ ये इक्वेशन है हमारा। अब डेल्टा जी के जगह पर क्या पुट कर दिया? -NF ई सेल। डेल्टा जी नोट के जगह पर क्या पुट कर दिया? -NF ई नोट सेल। और RTLN तो है ही। अब इसको डिवाइड कर दिया हमने, -NF से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो -NF, ये -NF कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? ई सेल बच गया। इसके भी कट गया तो क्या बच गया? ई सेल। और यहाँ RT, अब -NF से नोट करा तो यह माइनस प्लस क्या आ जाएगा? माइनस, और NF नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा। क्लियर हो गया? चेक कर लेना यहाँ से। अब देखिए LN के जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। LN के जगह पर क्या करते हैं? LN इक्वल टू क्या होता है? LN इक्वल टू होता है LN इक्वल टू होता है 2.303 log 10।
तो यहाँ पर जो ln है उसके जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दिया 2.303 और ये लॉग, बाकी RT तो है, ये RT आ गया, सब कुछ वैसे, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन याद रखना, ई सेल इक्वल टू होता है ई नोट सेल माइनस 0.06 n क्या है, n फैक्टर है, लॉग Q क्या होता है, जो K होता है वही आपका Q होता है। ऐसे Q रिएक्शन कांस्टेंट होता है, K को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है, लेकिन एक्सप्रेशन जो होता है वो दोनों का सेम होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है दोनों का एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद देखिए इक्विलिब्रियम पर हम जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि K इक्वल टू Q हो जाता है और ई सेल का वैल्यू क्या होता है 0, तो डेल्टा G का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ई नोट सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.0, ये भी एक्सप्रेशन याद रखिएगा, न्यूमेरिकल पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा G का वैल्यू ये हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब डेल्टा G क्यों आया, ये क्यों आया, अरे डेल्टा G नोट का वैल्यू, ये डेल्टा G का वैल्यू 0 करोगे ना, यहाँ पे देख लो डेल्टा G का वैल्यू 0 कर दो, ये वाला, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला वैल्यू क्या हो गया इसका 0 हो गया, ये वाला वैल्यू 0 हो गया। तो अब इसी में से निकालना है ना आपको डेल्टा G नोट, यहीं से तो निकाला है डेल्टा G नोट, तो डेल्टा G नोट क्या हो जाएगा माइनस RT लॉग ये K हो जाएगा, ठीक है। Q और K क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्शन ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये तो आता ही आपको लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ये एक हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द गिवन सेल, ये कॉपर जिंक सेल का एक एग्जाम्पल है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है Zn, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, Zn+2 Zn में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू इतना दी हुई है, राइट। उसके बाद Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है और इसका वैल्यू ये दे रखा है, समझिए ध्यान से। सबसे पहले इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लो, किसका, इसका बैलेंस्ड, कॉपर जिंक सेल का तो रिएक्शन आता है लिखने के लिए, आपको लिख लीजिए यहाँ पर, ये जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, कहाँ, ये हो गया 8 के नोड पे, और ये कॉपर तो कैथोड की तरह बिहेव करेगा ना, और कौन कैथोड कौन एनोड ये तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल से पता चल जाएगा। कॉपर जिंक है तो जिंक ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो जिंक ऊपर आता है तो ये एनोड बन जाएगा, कॉपर सबसे नीचे आता है तो ये कैथोड बन जाएगा ना, ये तो पता ही है आपको। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे कैंसिल कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो एन फैक्टर कितने हो गए 2, जितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है उसी को एन फैक्टर बोलते हैं हम लोग। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो एन फैक्टर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, +2 से किस में जा रहा है, यहाँ पर 0 चार्ज है, Zn पे 0 चार्ज है, Zn पे 0 चार्ज है, तो +2 से 0 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए, क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन नहीं। यहाँ पर भी +2 से किस में जा रहा है, ये कॉपर पे 0 चार्ज है, तो ये भी रिडक्शन, मतलब दोनों चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है तो माइनस लगा देते, इस वैल्यू में क्या लगा देते, माइनस, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। Q भी निकाल लो यहाँ से, Q क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x बाय, सॉलिड का तो लेते नहीं हम, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा Cu। देखो इस रिएक्शन के लिए पहले Q निकाल लेते हैं, इस रिएक्शन के लिए क्या निकाल लेते हैं Q, तो प्रोडक्ट यही ना आएगा जी, ये तो ये आ गया यहाँ पर Zn+2 ये वाला। बोलो सर ये क्यों नहीं लिया, कॉपर ये सॉलिड है, सॉलिड के केस में इसका वैल्यू कितना, कंसंट्रेशन कितना ले लेते हैं 1, और प्रोडक्ट कौन है, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में सिर्फ Cu+2 लेंगे, तो Cu+2 इसका वैल्यू दे रखा है, Zn+2 कितना है 0.2, Cu+2 कितना है 0.1, कट के 0 आ गया, तो Q का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, Q का वैल्यू 2 आ गया, ये निकाल लिया। अब EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, ई नोट ऑफ सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, ठीक है। तो EMF ऑफ सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कितना 0.3, माइनस कर दिया, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस इतना, तो ये 1.1 वोल्ट, अभी तो बताया था कॉपर जिंक सेल का 1.1 वोल्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं हम ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 6.0, अभी तो बताया था फॉर्मूला, याद है ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ई सेल आपको निकालना है, ई नोट सेल कितना निकाला अभी आपने, अभी तो निकाला ये 1.1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से 0.log2, क्यों, Q का वैल्यू कितना है 2 है ना, तो log 2 हो जाएगा मैंने, तो ये वैल्यू जब भी इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो ई नोट सेल जो आ रहा है, सॉरी ई सेल जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर ई सेल पॉजिटिव आता है तो सेल क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। याद रखना कि अगर ई सेल पॉजिटिव है तो सेल स्पॉन्टेनियस होगा, और ई सेल अगर नेगेटिव है तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है। अब बात आती है सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसी को हम लोग EMF ऑफ सेल बोलते हैं, जिसको ई सेल से डिनोट करते हैं।
अभी तो बताया था हमने आपको नेक्स्ट इक्वेशन में। अब वहीं पे ई सेल आया था, तो ई सेल क्या होता है, यहाँ पूरी कहानी अब समझेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये डेफिनेशन है। दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मान लो एक ये रॉड है हमारा, तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस किया। तो मान लो ये कोई मेटल है सॉलिड स्टेट में Ms, और ये जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या बना लेगा, Mn+। मतलब अगर ये n इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कितना n, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, Mn+ आएगा। अगर कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितना आ जाएगा, M+1 आएगा। अगर ये n इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो n+ आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसके ऊपर चार्ज आ गए। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है तो मतलब ये मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। तो Mn+ जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये क्या हो गया, देखो Mn+ ये n इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M सॉलिड में कन्वर्ट। ये तो है, ये M सॉलिड। ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब मेटल सॉल्ट, मतलब इसके अंदर क्या है, मेटल का सॉल्ट है ना, मेटल सॉल्ट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, दिख गया होगा डायग्राम, आपको बना लेना। अब ये ऑक्सीडेशन का ये वाला जो पार्ट मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीडेशन का पार्ट है। क्यों, Mn सॉलिड, देखो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, तो OP इज डेवलप्ड। अगर ऑक्सीडेशन होगा, अरे ध्यान से सुनो, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा OP। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम किससे नोट करते हैं, Em/Mn+। क्यों, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, देखो ना, M पे कितना चार्ज है, 0, और यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, N+। तो चार्ज बढ़ गया ना जी, तो चार्ज बढ़ गया, तो चार्ज बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से प्लस N में चला गया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिनोट करने का यही स्टाइल है, Em/Mn+। ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो कि रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन मतलब Mn+ है, वो n इलेक्ट्रॉन को लेगा और Ms में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिडक्शन विल टेक प्लेस। अगर रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे नोट करते हैं, Emn/M। मतलब देखो इस पर कितना चार्ज है, N+, यहाँ पे कितना चार्ज है, 0, तो N+ किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो डिक्रीज हो गया ना चार्ज, चार्ज तो डिक्रीज हो गया। जब चार्ज डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। रिडक्शन के केस में रिडक्शन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर? और ये टेक्निक जरूर याद है ना, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी न्यूमेरिकल बनेगा तुमसे। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर, 1 मोलर कंसंट्रेशन पर और 1 atm प्रेशर पर, इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये E0 सेल हो जाएगा। मतलब अगर आप ई सेल को, किसको, ई सेल है ना, ई सेल को इतने पे कैलकुलेट करो तो वो बन जाएगा E0 सेल। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ई सेल जो है बच्चा, मतलब सॉरी E0 सेल, अब ये भी दो तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक हो जाएगा स्टैंडर्ड। मतलब इसको बोलेंगे SRP और इसको बोलते हैं SOP। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चा, ये तो तुमको पढ़ाया गया ना अभी, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा आप स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे नोट लगा दिया, स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे नोट लगा दिया, बस और कुछ नहीं है। बाकी ऑक्सीडेशन है तो 0 से N+ में, रिडक्शन है तो Mn+ 0 में चला गया। दिस इज क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, SRP आपको निकालना है। क्या निकालना है, हमेशा SRP से काम होगा हमें। तो SRP इक्वल टू होगा -SOP, जो SOP का वैल्यू होगा उसमें माइनस लगा देना, ऑटोमेटिकली SRP बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है हमें। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो कैलकुलेशन होती है बच्चा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो कैलकुलेट करना है, ये तो डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन देख लेना। आपको एक चीज़ याद रखना, ये वाला डेरिवेशन, ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन समझिए यहाँ पे क्या लेंगे आप, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब अगर ऑक्सीडेशन होगा तो माइनस लगा के रिडक्शन बना लेना। ठीक है, और ऐसे भी कभी कभी लिखा रहता है ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, ज़्यादातर आप यही याद करना। ठीक है बच्चा, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, नोट करके वो भी देख लीजिए। पहला नोट में क्या लिखा हुआ है, ई सेल अगर पॉजिटिव आ गया तो सेल स्पॉन्टेनियस होगा, याद रखिएगा। दूसरा,
और अगर ई सेल स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इज पॉसिबल, मतलब रिएक्शन इधर जाएगा, इधर। समझ में आ गया बात। दूसरा पॉइंट नोट डाउन करते हैं, ई सेल अगर निगेटिव आ गया तो मतलब सेल क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब ये रिएक्शन इधर नहीं जाएगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद आइए आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ई सेल को या ई नोट सेल को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, ये सब कहानी है, आप इसको पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, फर्दर कोई दिक्कत होगा तो हम इसको समझाएंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट्स है, इससे ज़्यादा पार्ट्स आएंगे नहीं आप, बट समझिए ये बोर्ड में आता है, 12th के बोर्ड में आता है। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जो ई नोट सेल या ई सेल को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड हैविंग मोर टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है मतलब वो अच्छा मेटल होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी, अगर उसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आया। और जिसकी टेंडेंसी है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने की, उसकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसकी रिडक्शन टेंडेंसी ज़्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको पढ़ना, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपको। मैं धीरे धीरे आगे पेश कर रहा हूँ, आप इसको देख लेना, ये ऑलरेडी नोट्स बना हुआ है, फर्दर समझ में नहीं आएगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अब यहाँ पे दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, अगर मेटल आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नहीं होगा। तो ये नस्ट इक्वेशन अभी हमने पहले पढ़ा दिया था आपको, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे नस्ट इक्वेशन यूज होता है। तो नस्ट इक्वेशन ये याद है ना आपको, यही तो है नस्ट इक्वेशन, यही है आपके नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर रिडक्शन, रिडक्शन ये होगा, तो समझिए ये आ गया आपका इस तरह से। तो अगर ये M प्लस आयन ज़्यादा होगा, ये वाला आयन ज़्यादा होगा, यही कह रहा ना, ये वाला आयन, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का वैल्यू कितना होता है 1 लेते हैं कंसंट्रेशन में। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो बताओ यहाँ से ये अगर ये Mn ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, अगर ये माइनस में है, देखो यहाँ माइनस था तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में। कैसे, क्योंकि ये जो Mn प्लस है इसको हमने ऊपर भेज दिया, तो ये माइनस जो था वो किस में कन्वर्ट, देखो यहाँ माइनस था है ना माइनस, ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो अब देख लीजिए अगर Mn प्लस आयन बढ़ गया, अगर Mn प्लस आयन बढ़ गया तो ये रिडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर सब देख लेना, अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है वो भी देख लीजिए। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। ये CUT में नीट और CUT का लेवल एक ही होता है बच्चा, नीट और CUT का लेवल अच्छा होता है, जेई का तो लेवल इससे भी ज़्यादा होता है, नीट और CUT का लेवल एक ही होता है। तो ध्यान दे लो, इसलिए नीट करवा रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ जाएगा। जे CUT के क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगा ही बनाने के लिए, प्रैक्टिस भी होगा, वीडियो लेक्चर भी सेंड करेंगे और असाइनमेंट भी दूंगा बनाने के लिए। यहाँ पे ये कॉपर जिंक सेल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और बोलता है इसका जो वोल्टेज है वो 1.1 है वोल्ट है। तो डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नोट क्या होगा, कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। समझिए गिवन ये दिया हुआ है इनोट सेल, एन फैक्टर कितना होगा 2, क्यों, क्योंकि ये कॉपर जिंक सेल, कॉपर जिंक सेल में क्या होता है, एन फैक्टर 2 ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है यहाँ पर। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता है, माइनस NF इनोट सेल, ये होता है, याद कर लेना इसको, ये होता है, याद कर लेना। ठीक है, अब ये यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, एन की वैल्यू कितना है 2, एफ की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट कितना होता है 96500 और ई नोट सेल का वैल्यू कितना है 1.1। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, निकल के गया ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये नीट 2019 में आया हुआ है। ये यहाँ पर है, देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जो कि अभी +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस कर रहा है यहाँ पर भी। तो कह रहा है कि यहाँ पर भी क्या निकालिए आप, डेल्टा जी नोट निकालिए, जबकि ई नोट सेल आपको दिया हुआ है, ई नोट सेल कितना दिया हुआ है 0.24 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एन की वैल्यू 2 हो जाएगा, क्यों होगा 2, फिर +2 है ना जी, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ होगा ना। तो यहाँ पर ई नोट सेल इतना दिया हुआ है, एन वैल्यू पुट कर दिया, एकदम फटाफट बन जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नीट में देखो, यहाँ पर भी ये सब AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बात, इसको समझने की थोड़ा सा जरूरत है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ये SN+2, ये बताओ तो रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो ये +4 से +2 में जा रहा है, श्योर है रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्या होगा ये रिडक्शन। तो ये तो है ही, हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए और रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही है। अच्छा, दूसरा बात देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है क्रोमियम Cr+3 से Cr में जा रहा है +3 0,
ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन पोटेंशियल ही है। तो पूछता है नेट सेल पोटेंशियल कितना होगा, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल पूछ रहा है। तो ईएमएफ ऑफ सेल ये आपको दिया हुआ 0.5, हमने जो गिवन लिखा हुआ, ये रिएक्शन पोटेंशियल है। क्यों रिएक्शन पोटेंशियल पता चल गया ना, +4 से +2 में जा रहा है। ये भी रिएक्शन पोटेंशियल है, क्यों लिखा हुआ रिएक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ई नोट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल। तो ले लो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर फटाफट, क्लियर हो गया। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, कंसीडर द हाफ सेल रिएक्शन, बोल रहा है हाफ सेल रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है Mn+2, ये रिएक्शन ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये भी रिएक्शन दे रखा है, 2 रिएक्शन दे रखा है। इसके लिए ये वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो सोचो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर Mn पे 0 है, तो ये भी रिएक्शन ही है, तो मतलब ये रिएक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके लिए ये है एक्सप्रेशन। तो सोचो ये भी क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए Mn+2 Mn+3 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, +2 से +3 चला गया, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन आपको लेके जाना है रिडक्शन में, तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1.51, अब ये बन गया रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ में आ गया। अब कहता है इनेट सेल निकालिए, तो क्या होता है फॉर्मूला जानते हो, अरे फटाफट, ई कैथोड कौन होगा। अब यहाँ पे देखो सर, पता कैसे चलेगा कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, ठीक है। ये बात पता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो आप यही ना है जी, Mn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+3 में कन्वर्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने वाली बात ये नहीं, +2 से +3 में जा रहा है, तो सीधा याद रखना ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड कौन होगा यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है, देखो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है आपका कैथोड हो जाएगा। तो Mn+2 वाला Mn+2 कैथोड हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि +2 से +3 में जा रहा था, ये एनोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैथोड किसको लेंगे हम, कैथोड किसको लेंगे बताओ जल्दी से, Mn+2 वाला को लेंगे। तो Mn+2 ये वाला है, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1.18, तो ले लिया -1.18, और यहाँ पे ये वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बन गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। कितना है जी, देखो ई सेल क्या आ रहा है यहाँ पर, निगेटिव आ रहा है, देखो ना माइनस में, अरे निगेटिव है तो सेल क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना, क्लियर हो गया। अब आओ देखो ये भी देख लो यहाँ पर, फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल, कौन सेल अपने आप होगा रिएक्शन शो करेगा और कौन सेल अपने आप रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो याद रखिए, अगर ई सेल पॉजिटिव है तो सेल स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अभी तो बताया था हमने। अगर डेल्टा जी के टर्म में समझे, ये तो ई सेल के टर्म में समझ रहे हैं हम, कि अगर ई सेल पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, ई सेल नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ईएमएफ ऑफ सेल के टर्म में। अगर गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म में समझे, किसके टर्म में, गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म में, तो डेल्टा जी अगर <0 अरे थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मतलब <0 तो सेल स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी इक्वल टू 0 तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, याद होनी चाहिए आपको। तो चलिए यहाँ पर ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, पूरा याद होना चाहिए कि डेल्टा जी निगेटिव तो सेल स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस। एक बात और याद रखिएगा, ई सेल पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, ई सेल नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ई सेल और डेल्टा जी में एकदम अपोजिट है, डेल्टा जी निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस और ई निगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, उल्टा है दूसरे का, ठीक है। अब देखो ये उसके प्रूफ है, ये प्रूफ में करवाऊंगा नहीं, आप वीडियो पॉज कर लेना, अच्छे से लिखते जाना, यहाँ से तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इतने बेहतरीन तरीके से हमने इसको ड्राइव करें, तुम सोच नहीं सकते हो, आराम से ड्राइव कर सकते हो बच्चा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको ड्राइव किया और यहाँ पर आके प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया या कोई कन्फ्यूजन है? चलिए एक और देख लेते हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग SHE बोलते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को SHE और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को NHE, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है, ये सब आपने 12th में हमने पढ़ाया हुआ है, वीडियो पॉज करके नोट बना लेना, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में, चाहे वो SOP हो चाहे वो SRP हो, दोनों की वैल्यू क्या होगा, 0, दोनों की वैल्यू 0। कैसे SRP हुआ सर? अरे सुनो तो, यहाँ पर कितना चार्ज है, 0, कितना चार्ज है, H2 है ना जी, तो कितना चार्ज है, 0। यहाँ पर कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर कितना आ गया, +1, तो 0 से +1 चला गया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, चार्ज बढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, SOP 0। यहाँ पे देखो प्लस से कितने में चला गया, 0 में, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो ये हो गया
SRP, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? चाहे वो SOP हो चाहे SRP हो, वैल्यू कितना ले लेते हैं? 0। याद रखना SHE के केस में। ये कंस्ट्रक्शन है, आप कंस्ट्रक्शन बना लोगे इसका, देख लो। ये जो है आपका, ये जो रॉड है ये प्लेटिनम का रॉड है। ये किसका रॉड है? प्लेटिनम का रॉड है बच्चा। ये प्लेटिनम प्लेट है, प्लेटिनम का रॉड है ये, ठीक है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। बाकी जो आप देख पा रहे हैं ये ग्लास का जैकेट है। ये क्या आपका? ग्लास का जैकेट है, ठीक है। पूरा लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन। और इधर से हाइड्रोजन फ्लो करते हैं हम लोग, ठीक है, एट 1 ATM। यहाँ HCl का कंसंट्रेशन ले लिया गया है। कितना ले लिया गया? 1 मोलर। 1 मोलर मतलब 1 मोलर H+ भी होगा यहाँ पर। तो जैसे आप हाइड्रोजन गैस फ्लो करेंगे, आफ्टर सम टाइम क्या होता है? H2 और 2H के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है, इक्विलिब्रियम राइज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होकर के इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। तो SHE एज एनोड हाफ सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अगर SHE में अगर मैं एनोड की बात करूँ तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा SHE के केस में? तो H2 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H2 को क्या लिख सकते हैं हम? अगर तुम H ले रहे हो यहाँ पर तो एक ही H है, तो हाफ H2 कर देंगे। ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0। SHE केस में कैथोडिक हाफ सेल का क्या बनेगा एक्सप्रेशन? तो कैथोडिक 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करेगा, H2 बना लेगा, H यहाँ पे 0, तो रिडक्शन हो रहा है 0, ठीक है। याद रहना जाता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने SHE भी डिस्कस कर दिया, सब कुछ डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना। फर्दर कोई दिक्कत होगा तो हम आपके ऑफलाइन लेक्चर भी लगेंगे, तो वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, हम सामने में आमने सामने डिस्कस करेंगे ऑन द बोर्ड, ठीक है। और यहाँ से भी आपने 12th पढ़ ही लिया है, ये भी देखोगे, वो क्लास आवर में भी डिस्कस करेंगे, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम PYQ सॉल्व करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, असाइनमेंट देंगे हम आपको, तो बिल्कुल अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है बच्चा। गॉड ब्लेस यू ऑल।